स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आपने मेरी जर्नी देखी भाई, इंडिया से मैं पिटकेन आइलैंड तक कैसे पहुंचा। 2-3 दिन की जर्नी थी भाई, मतलब 2-3 दिन क्या 2-3 दिन तो शिप से आने में लग गए। ये 26 तारीख को स्टार्ट करी थी मैंने इंडिया से, और आज 1 मई पिटकेन आइलैंड में हो रहा है। इंडिया में तो 1 मई का भी रात हो रखी होगी, तो 6-7 दिन लग गए यहाँ पे पहुंचने में मेरे को। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पहुँच गया, क्या आइलैंड बोलने लग रहा हूँ, तो एक बार पिछली वीडियो जाके देख लेना। मैं शिप लेके यहाँ पे आया, कार्गो शिप में। अब मैं आपको दिखाऊंगा अगले 4 दिन इस आइलैंड पे हम क्या करते हैं, कैसे बीतते हैं मेरे 4 दिन। फिर 4 दिन बाद वही शिप लेके हमको वापस जाना है। अभी हम जा रहे हैं भाई ट्रेजरी ऑफिस, जहाँ पे एल्बर्ट भाई को कुछ काम है, वो मैं आपको बताऊँगा बाद में। ये घर है भाई हमारा, ऊपर वाला हमको रूम दिया है, और सब लोगों के पास ये बग्गी है, तो आप बग्गी में बैठ के जा सकते हो। मैं पीछे बैठता हूँ। अच्छा चलो भाई, मैं बैठ गया पीछे, और जय और एल्बर्ट भाई आगे बैठे हैं। बोट भी है भाई इनके पास यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, आइलैंड में होंगे, बोट तो होगी ही। अब हम जा रहे हैं ट्रेजरी ऑफिस। ओ भाई बहुत ढलान है, किसी और का घर। ये 40 लोग रहते हैं पूरे आइलैंड में, अराउंड 40। एक चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, वो आप अभी देखने वाले हो कि इस आइलैंड पे ये भी होगा। भाई मैंने गाड़ी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ये गाड़ी कहाँ से लेके आ गए, कौन से शिप में रख के ले आए इसको। अच्छा ये रहा ट्रेजरी ऑफिस, ज़्यादा दूर नहीं है। जनरल स्टोर पे आए हैं, ट्रेजरी ऑफिस। जॉब्स वैकेंट, जॉब का भी लगा हुआ है। तो भाई यहाँ पे हम ट्रेजरी ऑफिस इसलिए आए हैं क्योंकि जो एल्बर्ट भाई हैं उन्होंने अपनी जो ऑक्यूपेशन है ना, वो जर्नलिस्ट बता दी यहाँ पे। तो जर्नलिस्ट को यहाँ पे वर्क वीज़ा लेना पड़ता है, तो वर्क वीज़ा के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो पेमेंट है भाई 300 न्यूजीलैंड डॉलर की। तो एल्बर्ट भाई कह रहे यार मेरे को जर्नलिस्ट साबित करके इन्होंने वर्क वीज़ा ले लिया मेरे से। गलत करा वैसे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैगज़ीन के लिए लिखते ही हैं बस ये, और मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे से कुछ भी नहीं लिया। तो चलो आ जाओ, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो भाई ट्रेजरी ऑफिस था। यहाँ से अगर आप मतलब मान लो कैश लेके आना भूल जाते हो, तो फिर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अपना स्वाइप करके कैश निकाल सकते हो। हेलो, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने पे करी अपनी वर्क परमिट की फ़ीस, कुछ थी 300 न्यूजीलैंड डॉलर या फिर 194 अमेरिकन डॉलर। ये जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये पिटकेन आइलैंड का एक लौता ही ग्रोसरी स्टोर होगा भाई। 40 बंदों के लिए इतनी कोको कोला, ये क्यों है? मतलब भाई बहुत चीज़ें यार यहाँ पे, तो इतनी तरह की 2 पर कस्टमर, मतलब इससे ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते। देखो लिमिट भी है। पानी की बोतलें, फिर और कोको कोला, पेप्सी। भाई कोको कोला ने तो कमाल कर रखा है यार। जिस आइलैंड पे 40 जने रहते हैं, वहाँ पे कोको कोला क्लासिक भी है और 0 शुगर भी है, और अरे डाइट कोक भी है। स्प्राइट वरपाइट वो तो अलग है। और देखते हैं क्या मिल रहा है। छाते $16 का एक छाता। फिर और क्या मिल रहा है भाई, डिटर्जेंट, डिटोल विटोल। यार मैं सही बताऊँ, इतना तो मतलब हमारे देश के कई गाँव में इतनी वैरायटी नहीं होगी जितनी यहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ 40 लोग रहते हैं। सिर्फ 40, ओनली 40। इतने तरह के शैम्पू, हेयर कलर, भाई कमाल है। यहाँ पे हेयर कलर भी कर रहे हैं लोग। कोलगेट मेरी ख़त्म होने वाली है, पर कितने की है ये? $3.5 की। एक ये तो लेनी पड़ेगी मेरे को। चड्डी, बनियान, ब्लैंकेट, टावल। ये टावल कितने का है? अच्छा हुआ मैं वहाँ से ले आया। $19 का टावल है भाई। 2000 रुपये का टावल। बैटरी, कुत्तों का खाना भी भाई, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे आदमियों को खाना भी पहुँचाना इतना मुश्किल है, वहाँ पे कुत्तों का खाना भी मिलने लग रहा है। पूरी शेल्फ, बिल्लियों का भी, बिल्ली भी कुत्ते भी। ये रहा बिल्ली का। चाय पत्ती, इतनी तरह की चाय पत्ती भाई, देख लो। माइलो, मैं तो हैरान हूँ। केलॉग्स वगैरह। ये शेल्फ खाली हो गई। को याद होगा मैं कुकीज़ फ्रेंच पॉलिनेशिया से ख़रीद के लाया था। यहीं से ख़रीद लेता भाई। $4 की तो यहीं पे ना मिल रही है, वहाँ से भी मैं $4 की लाया हूँ। और बड़ा पैकेट है बल्कि वहाँ से। ओ भाई देखो, चॉकलेट्स, गम, बियर, ये सारी भाई चीज़ें अमेरिका में मिलती हैं यार, जो यहाँ मिलने लग रही हैं। पाइप्स वगैरह,
सारे टूल्स, अलग अलग तरह के टूल्स। ये सारा टूल्स का सेक्शन है। ये देखो यहाँ पे 4 तो फ्रिज रखे हुए हैं जिसमें इतनी सारी तरह की तो आइसक्रीम की वैरायटी है भाई। ये संटी भाई तो आते ये खाते पहले। ओ भाई खुलेगा कैसे, ये खुल जा, देखो ठीक है। पर फिर रेट देखते $13 $11, फिर कुछ नहीं खाते। वो मीट का फ्रीज़र है, इतने सारे तो फ्रीज़र हैं। और अंडों का रेट है भाई $5 पर डज़न। मेरे हिसाब से काफ़ी सही रेट है भाई। पे छोटा सा एक अल्कोहल सेक्शन है और रिड्यूस्ड अल्कोहल भी कुछ लिखा है, मतलब शायद ये कम आई है या फिर कम बची हैं, कुछ ऐसा होगा। बहुत ही कम तरह की वैरायटी है अल्कोहल की, मतलब है 10-15 तरह की। तो मेरे को लग रहा है अभी इनका सप्लाई शिप आने वाला है 15 दिन बाद, तो उसमें आएंगी इनका सारा। इस जगह का नाम ना पामाई सेंटर है। यहाँ पे 3 चीज़ है, जनरल स्टोर, पोस्ट ऑफिस और ट्रेजरी ऑफिस। ट्रेजरी ऑफिस ये था, जनरल स्टोर मैंने आपको दिखा दिया। और सब लोगों की देखो यहाँ पे ये वाली बाइक खड़ी है लाइन से, 15-20 तो यहीं खड़ी हैं। अब पोस्ट ऑफिस चलते हैं। यहाँ देखो भाई अलग अलग तरह की यहाँ पे पोस्ट स्टैम्प्स। और जो किंग चार्ल्स III अभी बने हैं किंग, उनकी भी यहाँ पे स्टैम्प मिल रही है, $11 की है। और क्वीन 70 ईयर्स ऑफ सर्विस, $11। मतलब ये दिखा रखा है कि आपको ये मिलेंगी, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। इस तरफ भी भाई एनवेलप अगर आपको चाहिए पिटकेन आइलैंड के तो $1.20, 90 सेंट्स ऐसे है। ये भाई इनका पूरा पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे मेरे को कलेक्ट करने थे ये वाला कॉइन 2025 HMS बाउंटी का। तो मैंने कहा क्या आप ये कॉइन सेल करते हो? तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये वाले कॉइन अभी तक हमारे पास ही नहीं पहुँचे हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा कहाँ से आ रहे हैं? तो ये इंग्लैंड से आ रहे हैं प्रिंट होके, और ये इंग्लैंड से पहुँचेंगे न्यूजीलैंड, और फिर न्यूजीलैंड से आएंगे शिप में, और सितंबर के आसपास पहुँचेंगे शायद ये। तो अब रिमोटनेस देख रहे हो, जो कॉइन इसी आइलैंड के लिए बने हैं वही यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। मतलब अगस्त या सितंबर में पहुँचेंगे, इनको भी नहीं पता कि कौन सी डेट पे आएंगे। भाई ये चोरों की दिक्कत तो यहाँ पे भी है। शॉप लिफ्टर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, जेल में डाल देंगे भाई उनको। दिक्कत यहाँ पे भी है, मतलब चोरी की। लग रहा है भाई अभी शिप आया है ना, तो सब लोग ये पोस्ट लेके आ गए अपने। पोस्ट जो करने, जो हमारे शिप के साथ वापस जाता होगा सारा सामान फ्रेंच पॉलिनेशिया तक, या फिर वो न्यूजीलैंड वाले में भेजेंगे इसको। तो पोस्ट करने आ रहे हैं, कई लोग आ चुके हैं। मैं यहाँ पे बैठा था और भाई यहाँ पे मैंने गिनी तो 19 ये जो क्वाड बाइक है, 19 क्वाड बाइक तो यहीं खड़ी हैं। 40 जने हैं पूरे आइलैंड पे, और सारे की सारी क्वाड बाइक मेरे को लग रहा है यहीं पे। 2-4 अभी गई हैं और 2-4 इस तरफ गई हैं। सारे लोगों से मिल लिया मैं तो, मेरे को लग रहा है पहले के 1 घंटे में। ये हो गया था हमारा लंच टाइम। ये बनाया पास्ता, चिकन और राइस का सूप, तो ये थोड़ा ले लिया। फिर ये सैंडविचेस हैं, जूस है। फिर मैंने कहा कि ना भाई मेरे को बताओ अब इस आइलैंड पे कितने लोग रहते हैं। तो सबके नाम लिखने लग गए भाई, एक एक को जानते हैं लोग यहाँ पे कि इसके बंदे इतने रह रहे हैं, इसके बंदे इतने रह रहे हैं। अब देखते हैं टोटल काउंट कितना आता है। ये देखो भाई कितना नाम है। We don't know. I don't think so. Because see, right now we have a lot of people off island. So I'm just counting what's on island, okay? Yeah. तो भाई ये देखो यहाँ पे सब लोगों के नाम लिख दिए भाई इन्होंने, और उनकी फैमिली में कितने कितने लोग हैं, और टोटल नंबर निकल के आया 28। ठीक है। उसके अलावा भाई यहाँ पे एक डॉक्टर है, एक वो जो न्यूजीलैंड के पुलिस वाले थे वो है, 2 एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं जो यहाँ पे परमानेंटली नहीं रहते हैं। जो परमानेंट यहाँ पे लोग रहते हैं वो आज की तारीख में 28 लोग हैं। तो मैं 40-40 कर रहा था, 40 ये जो आते रहते हैं और जाते रहते हैं ना, उनको मिला के हो सकते हैं। तो 28 में से भी आप सोच सकते हो कि कितने लोग बुढ़े हैं, मतलब 28 के 28 ही बुढ़े हैं। तो 28 और उसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये सोच पाए और सबको जानते हैं। उन 7 को ही मिलाते तो भी 35 होते हैं। तो 40 से काफी कम हो चुके हैं अब यहाँ पे लोग। तो यार कमाल है, मतलब सबके नाम याद है इनको। शाम के बज गए भाई 5:30 और हम चल चुके हैं भाई डिनर करने इनके परिवार वालों के घर। बादल बादल हो रखे हैं और ठंड हो रखी है मस्त।
के पोते पोतियों के घर पे। और यहाँ से देखो भाई, खड़े होके पूरा समुंदर दिखता है। वो हाईएस्ट पॉइंट है इनका, तो हम लगभग उसके लेवल पे ही पहुँच गए हैं और बारिश होने लग गई है। मतलब ड्रोन भी नहीं उड़ा सकता मैं। और ये घर है भाई, देखो कितना बड़ा घर है। अंदर भाई 85 इंच का टीवी लगा हुआ है, सब कुछ इंपोर्ट कर रखा है, देख लो भाई। जो हमारी होस्ट है ना कैरल, उनका कल बर्थडे था, तो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे परिवार के साथ। कम से कम 10-15 लोग हैं। दिस इज द ब्रेड फ्रूट that No, I didn't get to make it. Okay. This is breadfruit boiled. Okay. Yeah. So I ran out of time, but Randy was making a potato and egg salad, so you can have that tomorrow. Okay. तो आज ब्रेड फ्रूट कुछ एग का बनाना था, वो बनाया नहीं, I rang Charlene. आज ये खाएंगे। ये सारा तो मीट तो कुछ फ़ायदा नहीं है। सॉसेज ले लूँगा मैं एक, और कुछ नहीं ले सकते भाई। ये खाना है, ये डेरिक भी बनाता था जब मैं अमेरिका में खाता था ना। ये वही ब्रेड फ्रूट चिप्स ले लिए, ये एक चिकन का लेग पीस ले लिया, और ये आपको लग रहा होगा बीफ वगैरह है, पर ये भाई वेजिटेरियन कुछ सौदा है। ग्लूटेन कुछ बताया उन्होंने कि, और ये वेजिटेरियन है पूरे का पूरा। तो मैं ले आया और कोक ले लिया। अब यहाँ पे ऐसे ही खाने से काम चलाना पड़ेगा। मेरे लिए कुछ स्पेशल दाल मखनी नहीं बनाएंगे, और यहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट भी नहीं है, तो यही खाएंगे। टाइम हो गया भाई शाम के 6:30, और आप नज़ारा देख सकते हो। वैसे स्टार्स बहुत अच्छे दिखते हैं पिटकेन से, क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं है 5-5 हज़ार किलोमीटर तक। तो अभी तो सिर्फ बादल दिख रहे हैं। और ये घर देखो, ये पूरे का पूरा 2-3 साल पहले ही बना है भाई, और ये सारा ही इन्होंने इंपोर्ट किया होगा। यहाँ पे सबने खाना खाया। तो इनका ही परिवार काफ़ी बड़ा है, शायद सिर्फ 4 फैमिलीज रहती है। इन्हीं की फैमिली में 12 या 13 मेंबर हैं। तो चलो, अच्छा था खाना, डिनर मतलब पिटकेन के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था। डेजर्ट्स की वैरायटी देखो, 4 तरह की तो आइसक्रीम है, फिर ये है, ये है, ये है, पता नहीं भाई कितनी तरह की। बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है ना, उसकी वजह से। भाई यहाँ पे देसी सौदा है मच्छर के लिए, अभी भी जलाते हैं इंडिया में भी खैर, पर आजकल वो मोर्टीन, ऑल आउट, हिट पेटी ये सब आ चुका। सबसे सही वैसे देसी सौदा ही है। बेड के नीचे रख दो इसको, क्योंकि थोड़े बहुत मच्छर है, इतने नहीं हैं, थोड़े बहुत ही हैं, पर उसके लिए भी कर देते अपना जुगाड़ तो पूरा। लो भाई, सुबह हो गई थी, मेरे को उठे हुए हो चुके हैं अराउंड 2.5 घंटे कुछ हो चुके। यहाँ से सनराइज सा भी दिख रहा था, वो कल देखेंगे, आज तो ऐसी नींदों में ही था मैं। रोज़ ही रहता हूँ खैर, ये बहाने ही है कि कल दिखाऊंगा, परसों दिखाऊंगा। पूरी रात बहुत तेज़ बारिश हुई है, और अब दोबारा देखो सूरज निकला हुआ इतना तेज़, और ये बारिश होने लग गई। तो भाई मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में ना एक प्रॉपर टूर भी दे दूँ आपको, जिनके घर पे मैं रुका हुआ हूँ। तो यहाँ से मेरी एंट्रेंस है, नीचे से भी मैं आ सकता हूँ, इनके घर में से भी। तो बाहर से देखो, इनका घर ना कुछ ऐसा बना होता है, टीन का, और यहाँ से एंट्रेंस है भाई घर की, मतलब ऊपर जो गेस्ट वाले रूम्स के उनकी। तो यहाँ पे लगा हुआ है वाटर हीटर, और यहाँ पे लगा हुआ है शावर। भाई बिल्कुल गर्म पानी आता है, कोई उसमें कमी नहीं है, मतलब मस्त आता है। फिर यहाँ पे इन्होंने ये भी प्रोवाइड कर रखे हैं शावर जेल, कंडीशनर और शैम्पू गेस्ट्स के लिए। फिर यहाँ पे एक टॉयलेट है जिसमें भी पानी पूरा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक फ्रिज दे रखा है जिसमें पानी की बोतल वगैरह रख देते हैं गेस्ट के लिए, ठीक है, ताकि उनको नीचे ना आना पड़े। यहाँ पे एक सिंक दे रखा है। ये मेरा कमरा है, ये मेरे साथ जो एल्बर्ट भाई आए हैं उनका कमरा है। ये वाला बेटर है, मैंने बिना देखे ले लिया था, फिर भी मेरे को बैटरी मिल गया। तो ये बेड है, यहाँ पे अलमारी वगैरह, एक छोटा सा शीशा लगा है, बिल्कुल बेसिक कमरा है। एक ये रिमोट कंट्रोल फ़ैन है भाई, ये इसका रिमोट कंट्रोल है। हालांकि अभी मैंने अपनी चीज़ें चार्जिंग पे लगा रखी है, तो ये होएगा नहीं। एक मोर्टीन की कॉइल दी थी, और ये कमरा है, ये खुली रहते हैं शीशे, पूरे रात खुली थी, ये वाली भी पूरी रात खुली थी शीशा। तो भाई मैंने कितना पेमेंट करी इस रूम के लिए, और मैंने शायद गलत बता दिया कि मैंने शिप के लिए कितनी पेमेंट करी थी, क्योंकि इनकी साइट पे लिखा था कि $5,500 न्यूजीलैंड डॉलर शिप की पेमेंट, पर मैंने असली में जो पे करा था वो था $6,000 न्यूजीलैंड डॉलर। अभी बढ़ गया होगा रेट भाई, मेरे को नहीं पता। तो मेरे को याद आ रहा था कि मैंने 6,720 न्यूजीलैंड डॉलर टोटल में पेमेंट करी थी। तो मैं बिल खोल के देख रहा था, कल मेरे को बिल मिल नहीं रहा था, आज बिल मिल गया। तो 6,000 न्यूजीलैंड डॉलर था शिप की पेमेंट भाई, ठीक है। तो
एडिटर भाई बढ़ा देना 500 न्यूजीलैंड डॉलर को यूएस में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दो अभी तक का टोटल खर्चा जो मैंने बताया। अब मैं बताता हूँ इस रूम का खर्चा क्या है। इस रूम में भाई मेरा इंक्लूडेड है यहाँ पे रहना 3 रात, ठीक है, और जितनी भी मील्स होंगी शिप से उतरने के बाद से शिप तक चढ़ने तक वो सारी मील्स इंक्लूडेड है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मतलब इंक्लूडेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट कहने वाला था पर वो इंक्लूजन्स में आती है। तो पर पर्सन 100 अमेरिकन डॉलर यहाँ का पर डे का खर्चा है। तो 100 अमेरिकन डॉलर पता नहीं कितने हो जाते हैं न्यूजीलैंड में, पर इन्होंने मेरे से 4 दिनों का खर्चा लिया क्योंकि ये कहते हैं कि भाई आप पहले दिन जब आओगे तो सुबह सुबह आ जाओगे 8 बजे, जो कि सच बात है, और जो आखिरी दिन आप जाओगे तो वो आप दोपहर के बाद जाओगे लगभग। तो फिर वो कहते हैं कि भाई हमको 4 दिन का खर्चा चाहिए क्योंकि खाना वाना फिर आपको उसी हिसाब से होएगा ना। तो 4 दिन का 400 अमेरिकन डॉलर यहाँ का रहने का खर्चा हो गया। फिर एक खर्चा और होता है जिसको कहते हैं लैंडिंग परमिट। लैंडिंग परमिट के लगते हैं भाई 100 न्यूजीलैंड डॉलर, तो उसको भाई यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके यहाँ पे खर्चा लिख देना। अभी तक इतना खर्चा टोटल हो चुका है मेरा पिटकेन में। तो भाई ये अपना ब्रेकफास्ट आ गया और मैंने कहा कोई स्पाइसी सॉस है क्या, तो भाई निकाल के तो ले आए। कहते हम तो बिल्कुल ही नहीं खाते, पर ये रखी है तो आप खा के देखो, बढ़िया स्पाइसी है भाई, मज़ा आ गया। टोस्ट के ऊपर अपना ऑमलेट, और ये रहा भाई 1-2 मिले हैं, मतलब कितने भी ले लो आप, जितना भूख है भाई उतनी, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही मिलेगा या 2 ही मिलेंगे, जितने चाहिए उतने ले लो। आपने भाई मेरा कमरा देख लिया, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं और दिखा देता हूँ। मैं वॉक पे निकल रहा हूँ भाई अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ। 2 हाइक्स हैं, एक आज करेंगे एक कल करेंगे, और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मेरा कमरा है और ये देखो भाई, ये इनकी टंकी है जिसमें पानी स्टोर करते हैं, रेन वाटर। एक टंकी बोरी, एक टंकी बोरी, और ये इनके लगे हुए हैं भाई सोलर पैनल, और वो ऊपर टंकियाँ लगी हुई है भाई। तो पानी का इनका हो गया ओवरफ्लो होने लग रहा है, इतना पानी जमा हो चुका। तो भाई आज जब मैं ब्रश करने मैंने टैप खोला और पानी से कुल्ला किया ना, तब मैंने देखा यार इतना साफ पानी था ना वो। फिर मैंने पूछा कि आप कैसे करते हो, तो कहते हैं हम तो सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते। तो यार ये तो सड़क बिल्कुल स्लिपरी हो चुकी। आराम आराम से हाइक करके हमको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना है। और ये देखो इनकी टंकी, कल रात से बारिश होने लग रही है। और मैकेनिज्म भी आपको दिखा दूं, ये देखो भाई मैकेनिज्म, इसमें से पानी जमा हो के इन पाइपों से टंकियों में आता है। देखो ये रही पाइपें, पूरी छत पे जो भी पानी गिरेगा वो टंकियों में जाएगा, और बिल्कुल साफ पानी भाई, क्रिस्टल क्लियर। चलते हैं आके। तो ये भाई थोड़ा आपने इनका घर देख लिया, और किसी का पर्सनल घर है इसलिए मैंने अंदर से नहीं दिखाया। जो मेरे को कमरा दिया है भाई वो दिखा दिया। और इनके पास वो क्वाड बाइक्स हैं, सब लोगों के पास सिर्फ एक गाड़ी है पूरे आइलैंड पे, वो भी इनके परिवार में ही है, जो मैंने कल आपको खड़ी हुई दिखाई थी। तो अब आप देखो कि मैं कल कहाँ गया था और आज तो मैं जा ही रहा हूँ हाईएस्ट पॉइंट पे। बादल थोड़े छट जाएं, थोड़ी बारिश अभी भी होने लग रही है, तो हम ड्रोन उड़ा सकते हैं वहाँ से। अगर बारिश बंद नहीं हुई तो फालतू में 2 किलो का ड्रोन मैं उठा के लेके जाने लग रहा हूँ। तो भाई हम निकल चुके हैं अपनी पहली हाइक पे एल्बर्ट भाई के साथ। और एल्बर्ट भाई कह रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ यहाँ पे 3 दिन हूँ, तो मैं तो पूरा इस्तेमाल करूँगा। चल भाई अभी हाइक पे चल। सुबह के 9 बजे हैं भाई, शिप से उतरे थे हम 7:50 पे, 8:50 पे जनरल स्टोर वगैरह आपको सब दिखा दिया। और अब हम निकल चुके हैं यहाँ पे हाइक के लिए। मैंने अपना ड्रोन ले लिया है और थोड़ा ड्रोन उड़ाएंगे और एल्बर्ट भाई के साथ घूमेंगे। This I think. It is what I'm thinking about going Down to like do this. today, but maybe later. Okay. So it's really down? That one was down, but this one is just flat. Okay. 'Cause we're visiting, walking around the Adams town. ये जो टाउन का नाम है ना, इसका नाम है एडम्स टाउन, ठीक है। पिटकेन के 4 आइलैंड है, चारों का नाम मैं आपको भी बताता हूँ। यू नो द 4 आइलैंड नेम इन पिटकेन, लाइक हेंडरसन, एडम्स टाउन एंड 2 others, you know? I don't remember. तो मैंने Dulce and something. ओके, चारों का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो भाई हमने हाइक स्टार्ट करी यहाँ से। वी आर हेयर। Yeah. ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करी। वी आर गोइंग हेयर, Yeah. क्रिश्चियंस के यहाँ जा रहे हैं भाई हम। चलो चलते हैं। We're not gonna do this part, maybe later. Then we can today go to John Adam grave. Yeah. It's nearby, like from here, I think. We'll I see. don't know. Yeah. तो ये है भाई पूरा पिटकेन आइलैंड का मैप। और
कई सारी हाइक हैं, देखो ये 50 मिनट की है, ये 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 7 किलोमीटर। चलो देखते हैं हम क्या क्या कर पाएंगे। यहाँ पे तो हम 2 मिनट भी नहीं चले होंगे, एडम्स टाउन स्क्वायर पे पहुँच चुके हैं हम। ठीक है, तो ये इस टाउन का नाम है पिटकेन, तो आइलैंड का समूह है जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे इनका चर्च आ गया, पिटकेन का भाई झंडा जिसमें यूनियन जैक है यूके का, और ये चर्च आ गया। मैं आपको चर्च दिखाता हूँ भाई अंदर से कैसा है। ये है भाई इस छोटी सी कम्युनिटी का म्यूज़ियम, पर इसके फिक्स टाइमिंग्स हैं कि भाई संडे को खुलेगा, 10 बजे खुलेगा। वो किसी को भी नहीं पता, जो यहाँ रहता है ना उसको भी नहीं पता। कहते हैं जब टूरिस्ट आता है तभी खोलते हैं, तो उससे बात करेगी हमारी होस्ट कि आप कब खोलोगे हमको बता दो। वैसे संडे को 10 बजे खोलते हैं, तो संडे को आएंगे 10 बजे। संडे हमारा आखिरी दिन है, संडे को ही शिप यहाँ से वापस लेना है। वो देखो उस पीक पे भी जा सकते हैं, जो एडम्स टाउन के हम उसमें है, टाउन हॉल कह सकते हो एक तरह से। ये मीटिंग कमरा होता होगा, पर इसके अंदर अभी जाना अलाउड नहीं है। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी HMS बाउंटी की, वो पूरा शिप जला दिया था, पर लोहा जलता नहीं है ना, तो जो शिप का एंकर था वो इन्होंने निकाल लिया पानी से, और इसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। प्रिजर्व तो नहीं कह सकते, खैर यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने। ये भाई इनका चर्च है, 7th डे एडवेंटिस्ट चर्च, अभी बंद है शायद। चलो आगे चलते हैं। बाउंटी वे थे जहाँ पे हमारी वो छोटी वाली बोट लैंड हुई थी, और अभी हम जा रहे हैं क्रिश्चियन केव की तरफ जाने लग रहे हैं, और स्कूल भी उसी तरफ है, पर स्कूल में कोई भी बच्चा यहाँ पढ़ता नहीं है। भाई सुपरमार्केट में जब मैं बैठा था ना, तो जितने भी लोग मैंने देखे थे सारे के सारे ओल्ड एज लोग थे लगभग। ये मान लो सबकी उम्र ही 60 से ऊपर लग रही थी भाई मेरे को। ठीक है, तो स्कूल तो है यहाँ पे, पर कोई भी बच्चा पढ़ता नहीं। जो हमारे साथ बंदा आया था, वो जो न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गया था ना, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, पिटकेन का निवासी, वो बंदा 5 साल की उम्र तक न्यूजीलैंड ही रुका था, फिर यहाँ पे आ गया था, 14 साल की उम्र तक यहाँ रुका, फिर भाई वापस न्यूजीलैंड चला गया। अब उसके बच्चे वगैरह न्यूजीलैंड ही रहते हैं। तो जितनी भी यंग जनरेशन है वो तो यहाँ से मूव हो चुकी है। अब जो पुराने लोग थे भाई, उनको अपना घर नहीं छोड़ना, तो वो यहीं पे हैं। तो धीरे धीरे इनको भी कंसर्न्ड है यूके की गवर्नमेंट ना, कि जब ये लोग मर जाएंगे तो क्या होगा इस आइलैंड का, मेंटेन नहीं कर पाएंगे इस आइलैंड को, फिर ये अबेंडेंड हो जाएगा। इसलिए शायद इतना यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह ये भेजना शुरू कर रहे हैं। खैर इतनी महंगी टिकट है, पर फिर भी टूरिस्ट आते हैं। और HMS बाउंटी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो प्लीज़ जाके देख लेना, उसमें मैंने कहानी सुनाई थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कुछ एक शिप के बारे में कि उनको दगाबाज थे कई सारे लोग, शिप को जला दिया था यहाँ पे लाके छुपने के लिए। तो सारी आप स्टोरी जाके वहाँ पे देख सकते हो। ये रही भाई HMS बाउंटी, कैनन तोप उस शिप की। ये ऊपर जो रास्ता जाता है स्कूल की तरफ जाता है, और 1932 में तो बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं भाई यहाँ पे, 1985 में भी कई सारे हैं, पर अब कोई भी बच्चा यहाँ पे नहीं पढ़ता है। चलो ऊपर स्कूल पे चलते हैं। ये पहुँच गया भाई मैं, चलते चलते स्कूल पे। वेलकम टू पुलाव स्कूल नाम था इसका। एल्बर्ट कह रहा है एक दिन उस पीक पे जाना है। मैं भाई मरवाएगा ये। छोटा सा बास्केटबॉल कोर्ट भी है, 1 2 3 4 ये क्या बना रखा है। अभी स्कूल बंद है, अंदर से लॉक कर रखा है।
चलो भाई यहाँ पे ड्रोन उड़ा लिया। मैक्सिमम एल्टीट्यूड 500 मीटर तक जाता है ये वाला ड्रोन, तो मैं 500 मीटर तक ले गया। और डिस्टेंस जो आपने दूर से पिटकेन आइलैंड देखा वो मैं लेके गया था 1.7 किलोमीटर तक। फिर बैटरी लो होने लगी। समुद्र में लैंड कराने से अच्छा है वापस ले आओ। ये देखो भाई, ये जो चिप्स इन्होंने दिए ना, आपको लग रहा होगा बनाना चिप्स है ना, ये उसी ब्रेड फ्रूट के चिप्स हैं जिसके प्लांट ब्रिटिशर्स ने उनको लाने के लिए कहा था। तो अब वो प्लांट ब्रिटिश तो पहुंच नहीं पाए भाई, ठीक है, तो शिप तो चोरी हो गया था, तो वो प्लांट्स उन्होंने यहाँ पे ला के बो दिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रेड फ्रूट के ट्रीज उगते हैं, जिसकी ये सब्जी आज हमको शायद खिलाएंगे भी शाम को। और उसके चिप्स भी बना रखे, बिल्कुल बनाना जैसे लग रहे हैं। हाँ देखो, इन्होंने ये शिप बनाए हैं, ये सारे यहाँ पे बनाए हैं। अभी इनको ऑस्ट्रेलिया शिप करेंगे, वहाँ से कोई ऑर्डर आया होगा। तो ये था HMS बाउंटी का शिप, उसका एक तरह से रेप्लिका बनाया है। और पीछे ये भी लिखा है देखो HMS बाउंटी। ये इन्होंने यहाँ नहीं बनाया, ये ऑर्डर किया इन्होंने न्यूजीलैंड से। तो कितने शिप बनाए इन्होंने, बहुत भारी है भाई, सॉलिड वुड के बने हैं। 1 2 3 4 8 शिप हैं भाई। ये देखो बकरी निकल के आई इसमें से एकदम से, मैं तो हैरान हो गया देख के। मेरे को देखती मैं करे मैं वो देख चुप हो गई मैं तो जैसे मैं करूँगा जीप निकालनी बंद कर देगी। मैं सॉरी भाई, मेरे को लगा एक ही गाड़ी है, इस घर में 2 और खड़ी हैं। अब मेरे को ये पता है गाड़ी आती कैसे, आप भी सोच रहे होगे कि गाड़ियाँ लाते कैसे यहाँ तक। ये देखो भाई, यहाँ पे फ्रूट्स भी उगे हुए हैं। कौन सा फ्रूट है ये? संतरा तो नहीं है इतना हार्ड, इस पेड़ पे भी है, पता नहीं क्या है। चल रहे हैं भाई हाईएस्ट पॉइंट की तरफ। भाई ये मालदीव्स की तरह नहीं है कि छोटे छोटे आइलैंड है, देखो ना पूरा जंगल है भाई अंदर। सिर्फ रोड पे से चल रहा हूँ मैं। ये फ्रूट देखो, ये तो मेरे को भाई अनार लग रहे थे, थोड़े थोड़े अनार ही लग रहे हैं ना, पता नहीं। चलते हैं हम तो आगे भाई। अब जाके सांस में सांस आया है, पसीना पसीना हो लिया मैं। टेम्परेचर 23 डिग्री है भाई, कितना सही वेदर है 23। पर चढ़ाई में भाई हालत पतली हो ही जाती है। और पानी यहाँ पे, वेदर तो मॉइस्ट है पर पानी की प्यास बहुत लग रही है। सही है, मैं बड़ी वाली बोतल ले आया। तो गाड़ी की बात कर रहे थे, आप सोच रहे हो कि भाई शिप तो इनके डॉक तक आ नहीं पाता, तो गाड़ी कैसे लाए? वो जिस बोट में हम बैठ के आए ना भाई, उसी बोट में गाड़ी लेके आए थे। कल मैंने पूछ ली, मैंने कहा यार गाड़ी कैसे उतार दी होगी यार उस बोट पे, कमाल कर रखा है। सब कुछ उस बोट पे आता है, A to Z सामान। शिप वहीं खड़ा रहता है, उस बोट पे ही सब कुछ आता है। पेड़ देखो भाई, हाईएस्ट पॉइंट पे आना मेरे को लग रहा है वर्थ इट नहीं होएगा। इतना चढ़ के आया, यहाँ बादल आ गए। वेट कर लेंगे बैठ के 1-1.5 घंटा। धुंध नहीं होती तो क्या व्यू होता ना यहाँ से। बस पहुँचने ही वाला हूँ हाईएस्ट पॉइंट पे, थोड़ा सा रास्ता और बचा। और भाई मैं तो देख के हैरान हूँ कि ये रेलिंग भी लगा रखे, मतलब सरकार ने ये भी भेजी है कि भाई लगा लो इसको। सिर्फ समुंदर की आवाज़ और विंड की आवाज़ आ रही है भाई। यहाँ मैं पहुँच गया पिटकेन आइलैंड के हाईएस्ट पॉइंट पे। कोई भी नहीं है और पूरा रास्ता ऐसा लग रहा था भाई जैसे कि मैं ना किसी हॉरर मूवी में से वॉक कर रहा हूँ। एक तो बादलों ने हॉरर बना रखा था, अभी थोड़ा थोड़ा आसमान क्लियर होना शुरू हुआ है, पर पीछे पूरे ही बादल है। मेरे को तो लगता नहीं ड्रोन में उड़ा भी पाऊंगा। यहाँ से उड़ाना था यार ड्रोन, पूरा ऊपर से पिटकेन आइलैंड का व्यू दिखाता मैं आपको, पर वो पहले दिन ही जितना उड़ा होता उड़ा। कल शायद देख लेंगे क्लियर हुआ तो। धूप तो आ रही है पर आप देखोगे तो चारों तरफ मेरे बादल हो रखे हैं, समुंदर भी नहीं दिख रहा मेरे को। इतनी मेहनत करके आया, 1 घंटा लग गया पूरा ऊपर आने में।
और मैं अपने आप को मॉडरेटली फास्ट बंदा मानता ही हूँ कि हाँ भाई ठीक है, इतना तेज़ में चल लेता हूँ। वो ग्वाटेमाला में भी एक वोल्केनो चढ़ा था, वो भी पूरा चढ़ ही गया था लगभग। यहाँ पे एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें काफ़ी सारे देशों की जो सिटीज़ हैं उनके किलोमीटर लिख रखे हैं। तो न्यूयॉर्क यहाँ से 9300 किलोमीटर, जो कंट्री इसको ऑन करती है उसकी कैपिटल 14,821, पेरिस 15,000, सबसे दूर शायद साउथ पोल 15,259। तो यहाँ पे शहर में तो सबसे दूर पेरिस ही लिखा है। और जो ओइनो आइलैंड है, ये पिटकेन आइलैंड के 4 आइलैंड है मैंने बताया, तो ओइनो आइलैंड वो है। फिर तहीती जहाँ से मैं आया हूँ 2300-2500 किलोमीटर, और हेंडरसन आइलैंड 168, ये भी एक और आइलैंड है जो कि पिटकेन आइलैंड का समूह है। और ये रहा एक और आइलैंड, डूसी आइलैंड 475 किलोमीटर, ये भी पिटकेन आइलैंड्स में से एक आइलैंड है। और एक ये आइलैंड है जिसमें मैं खड़ा हूँ, 4 गिनवा दिया आपको। जो सबसे पास में कंट्री है बड़ी वाली वो है न्यूजीलैंड, की कैपिटल 5,333 किलोमीटर दूर है। तो ये बना रखा है भाई ऊपर, अगर बारिश आ जाए तो वहाँ पे छुप सकते हैं। पीछे एक टॉयलेट भी बना रखी है यार, 28 लोग रहते हैं। और सुविधा देखो गवर्नमेंट ने क्या क्या दे रखी है, यहाँ पे शायद सोलर पैनल भी है, और ये भी कुछ है, बेंच भी लगा रखे हैं, 2 बेंच यहाँ पे भी लगा रखी हैं। भाई देखो यहाँ पे रेडियो पे बात चल रही है। भाई 2 बैटरी ख़त्म कर दी ड्रोन की। यहाँ से हमको अपना सिल्वर सपोर्टर भी दिख रहा था ड्रोन से, उसके पास में लेके गया, पर हम हाइट पे बहुत ज़्यादा है, मतलब 300-350 मीटर की ऊंचाई पे है ना, और सिल्वर सपोर्टर सी लेवल पे है, तो 300 मीटर ड्रोन नीचे लेके जाना पड़ा। पर मैं शायद 250 मीटर ही लेके गया, 100 मीटर ऊपर से मैंने कैप्चर करा, वरना सिग्नल विग्नल छूट गए, समुंदर में गिर गया तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो भाई थोड़ा डर डर के उड़ाना पड़ता है। और भाई मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ आप सोचोगे भाई पैदल चल के मैं क्यों आया, उनके साथ बग्गी में बैठ के आ जाता। तो भाई यहाँ पे ये आइलैंड का 80% ऑफ द रेवेन्यू, सुन के हैरान हो जाओगे आप, टूरिज़्म से आता है। तो यहाँ पे मैंने उनके घर पे रहने के पैसे तो दिए ही हैं, वो यहाँ तक लाने के और एक सेंट पॉल ले जाने के, सेंट पॉल्स पूल जो हम कल वॉक करेंगे, पूरे आइलैंड का चक्कर सा मरवाने के भाई $70 अमेरिकन लेते हैं उस बग्गी पे। तो भाई पहले इतना खर्चा हो चुका, लगभग 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा मेरा खर्च हो चुका भाई ये आइलैंड पहुंचने में। तो और $70 यार मेरे को वर्थ इट नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ी देरी तुड़वा लेते हैं और चलते हैं ऊपर तक। तो काफ़ी मेरे को मज़ा आया। क्या पता भाई वो लेके आते बग्गी में, इतनी देर तक रुकते भी नहीं मेरे साथ। मैंने कम से कम 45 मिनट तो ड्रोन उड़ाया। और भाई मौसम भी देखो अब साफ़ हो गया बिल्कुल। तो भगवान ने भी कहा भाई इतनी मेहनत करके आया, ड्रोन तो उड़ा के जा। तो होपफुली आपको काफ़ी आइलैंड दिखाने की मैंने कोशिश करी। अब यहाँ से नीचे एक रास्ता जाता है, वहाँ चलते हैं हम एडम्स टाउन पे। इस रास्ते से मैं आया था और यहाँ से एक और रास्ता जाता है एडम्स टाउन के लिए। इस टाउन का नाम एडम्स टाउन क्यों है वो भी हम नीचे जाके पता करेंगे। एक बहुत ही मतलब ऐतिहासिक साइट है, साइट तो मैं क्या कहूँगा, किसी की कब्र है, उसकी वजह से इस टाउन का नाम एडम्स टाउन रखा गया था। देखो यहाँ से पूरा आइलैंड दिखने लग रहा है। मैं गेस करता हूँ, चलो ठीक है, वो तो है भाई पोस्ट ऑफिस वगैरह जो थे ना, वो है वो, ठीक है। अपना घर तो खैर यहाँ से मैं नहीं बता पाऊँगा, पर और भी कुछ नहीं पहचान पा रहा मैं। वहाँ कई बाउंटी भी है उस पत्थर के पास, बस इतना ही दिख रहा है भाई यहाँ से। देखो मौसम भी अच्छा क्लियर हो गया, अच्छा वो बारिश नहीं हुई, सही है, चलते हैं। यार सिल्वर सपोर्टर भी दिख गया। अपना शिप देख के यार पता नहीं खुशी सी क्यों हो रही है। वैसे 7 दिन का ही लेना देना है इस शिप से, पर खुशी बड़ी हो रही है। देखना ये खड़ा भाई अपना सिल्वर सपोर्टर। अगर मेरे पीछे सूरज होता तो यहाँ से ड्रोन में लेके जाता ना, क्या मस्त व्यू आता। तो इतना नीचे खड़ा है, देख लो भाई कहाँ खड़ा हूँ मैं। वो भी बहुत अच्छा लग रहा है भाई देखने में, ब्लू ब्लू सा पानी।
पे चलते चलते एक सीढ़ियाँ आ गई, तो मैंने कहा सीढ़ियाँ क्यों है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है गार्नेट्स रिज, यूज़ एट योर ओन रिस्क, इजी ट्रैक बट क्लिफ्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिज। मतलब दोनों साइड वो है खाई, मेरे हिसाब से जा सकते हैं। चलते हैं, अब इतने दूर आ ही गए हैं तो 15 मिनट का ट्रैक और सही, वहाँ से एक बार और ड्रोन उड़ा लेंगे। आपको एक दो कहानी और सुना दूंगा मिस आइलैंड के बारे में। तो भाई एक चीज़ और पता चली, कल यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वेजेस देती है, जैसे ये रोड बनाने के, सारे लोकल लोगों ने बनाई है रोड। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई बंदे भेजे थे उन्होंने बनाई है। जो कंक्रीट वाली रोड है या फिर ये वाली है, इन्होंने खुद बनाई है। तो सरकार इस टाइम पे इनको वेज जो दे रही है वो है $11 पर आवर, US$। ठीक है, पर ये लोग नाराज हैं कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं यहाँ पे या फिर कोई भी कंप्यूटर वाला जो काम कर रहा है ना, उनको तो तुम दे रहे हो भाई $15 पर आवर और हमको दे रहे हो $11। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी होने लगे थे यहाँ पे, पर अभी तक कुछ ऐसा मतलब फाइनल डिसीजन निकल के आया नहीं है। तो यहाँ पे भी जो मजदूर हैं, मतलब जो ऐसे काम कर रहे हैं, उनको कम वेज दे रहे हैं, बल्कि ऐसे काम जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर काम तो कम वेज वाला भी चलेगा। कह रहे कि वो कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, उनको $15 दे रहे हो, हमको 11। तो ये चीज़ यहाँ पे भी चल रही है भाई। वहाँ पे एवरेज, पर यार यहाँ पे कोई आता ही नहीं, तो इसको मेंटेन ही नहीं कर रखा इन्होंने ना। सीढ़ी तो मस्त बना दी, पर ये फिर जाने के लिए किसी ने मेंटेन नहीं कर रखा। वहाँ जाने का ऐसा कुछ अब तुक नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि मेंटेन नहीं है ना। वो सिल्वर सपोर्टर दिखने लग रहा है यहाँ से भी। एक चीज़ आप और सोच रहे होगे भाई कि इनकी इकोनॉमी टूरिज्म से कैसे चल रही है। क्या मैं इनको टूरिज्म दे रहा हूँ, सिल्वर सपोर्टर का इतना दिया, फिर इनके घर पे रहने का खर्चा पानी दिया, लैंडिंग फीस दिए, वो जी नहीं, मेरे से नहीं चल रही भाई। ठीक है, मैं कहूँगा मेरे से भी चल रही है, पर मेरे से नहीं भी चल रही है, ऐसे कहूँगा मैं। क्योंकि यहाँ पे जो साल में है 10 से 12 क्रूज शिप्स आते हैं, बड़े वाले, समझ गए क्रूज शिप। जैसा परमवीर मैंने वहाँ करा था कैरेबियन आइलैंड्स में, वैसे क्रूज शिप आते हैं जिसपे भाई 2, 3, 4 हज़ार पैसेंजर्स तक होते हैं। ठीक है, और कई सारे छोटे वाले भी आते हैं जिसमें 100-150 पैसेंजर होते हैं, जैसा मैंने एंटार्क्टिका वाले में किया था, छोटे वाला। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं ना कि क्रूज शिप यहाँ पे आया तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई यहाँ पे आना। पिटकेन आइलैंड आ गया तो क्रूज शिप पे अनाउंसमेंट होती होगी, ऐसा आइलैंड है, इस पे 25-26 लोग रहते हैं, मोस्ट आइसोलेटेड आइलैंड है, ये है वो है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने सोवीनियर्स, जो ये जैसे टी शर्ट बनवा ली पिटकेन आइलैंड की, टोपी बनवा ली, वही सब मैग्नेट बनवा लिए, हैंडमेड चीज़ें और भी बहुत सारे सोवीनियर्स डिब्बों में पैक करके ये पहुंच जाते हैं भाई क्रूज शिप पे, अपनी उस बड़ी वाली बोट में। सब लोग, मतलब जितने भी आइलैंड के निवासी हैं, सब लोग अपने अपने सोवीनियर्स पैक कराते हैं और न्यूजीलैंड से इंपोर्ट करते हैं वो सारे सोवीनियर। पहले सिल्वर सपोर्टर पे आते हैं, फिर वो क्रूज शिप आते हैं, उन क्रूज शिप पे जाके बेचते हैं ये लोग उन सोवीनियर्स को। तो उससे बहुत ज़्यादा कमाई होती है इन लोगों की। और जो HMS बाउंटी मैंने आपको दिखाया था, जिसका मतलब वुडन बना रखा था उन्होंने, तो वो भी, उनके भी ऑर्डर आते हैं, कलेक्टर लोग कलेक्ट करते हैं। जो स्किल्ड बंदा है उसके लिए टूरिज्म से बहुत ज़्यादा कमाई होती है। हमारी होस्ट बता रही थी कि भाई एक दिन में तो ऐसा हुआ था कि 2 क्रूज शिप एक साथ आ गए थे, और मेरा जो सारा माल है ना वो पहले वाले क्रूज शिप पे ही बिक गया सारे का सारा। तो दूसरे क्रूज शिप पे बेचने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। सोचो सोल्ड आउट कर दिया। ऑब्वियस ही बात है, 3-4 हज़ार लोग आते हैं तो फिर भाई वो खरीदते ही होंगे। 300 लोगों ने भी कुछ खरीद लिया तो उनका सारा माल सोल्ड आउट हो जाता है। और जो छोटे वाले क्रूज शिप आते हैं जिसमें मान लो 100, 150, 200 बंदों तक, जैसे मेरा अंटार्कटिका का था, तो वो उन बोटों में बिठा के उनको पोर्ट तक लेके आते हैं, जिससे हर बंदा पोर्ट पे लैंड होने के लिए $100 देते हैं। और उस लॉन्ग बोट का, उसको लॉन्ग बोट कहते हैं, उसका भी अपना क्रू है, उसको भी तनख्वाह मिलती है कि भाई आप जितने ट्रिप्स करोगे या फिर जो भी फिक्स तनख्वाह होगी उसके हिसाब से उनको भी सैलरी मिलती है। तो 100 बंदे भी उतरते हैं छोटे वाले क्रूज शिप से, तो एक बार में $10,000 इनको मिल जाएंगे। फिर स्टैंपिंग का, पासपोर्ट का उनसे अलग ले लेते हैं $20, ऐसे ऐसे। मतलब मेरे से तो नहीं लिया है, पर मैं पढ़ रहा था वहाँ पे ट्रेजरी पे लिखा हुआ था। तो भाई इस तरीके से इनका टूरिज्म से बहुत ज़्यादा कमाई होती है। अभी तक भी उतर नहीं पाया हूँ मैं नीचे, अलग रास्ते से आ रहा था। यहाँ देखो भाई ट्रॉली भी पड़ी है, कितनी बड़ी ट्रॉली, इसको भी उसी बोट पे लाए होंगे। और ये कट्टे किस चीज़ के पड़े हैं, तारकोल के, पता नहीं, चल के देखते हैं। भाई यहाँ पे एक ये क्रेन टाइप भी है जो पूरी तरह झाड़ियों ने घेर लिया है, मतलब 15-20 साल से ऐसी ही पड़ी है। और वो रोड़ियों के कट्टे हैं भाई, वो किसी का प्राइवेट घर है अपना,
तो ये रोड बनाने के लिए सरकार ने भेजे होंगे। चलो हम तो इस तरफ से चलते हैं, स्कूल क्रिश्चियन के इस तरफ है तो इस तरफ जाना है हमको। ये भी किसी का घर होगा। तो अब ये देखो टंकी कितनी सारी रख रखी है और कितनी बड़ी बड़ी टंकी है, मतलब जो हमारे घरों में रखी होती है ना उससे 2-3 गुना बड़ी, और 5-6 टंकी हर घर में। पानी की तो कोई कमी नहीं है आप पे भाई। ये जो साइट मैं आपको बता रहा था जिसके नाम पे एडम्स टाउन रखा है, वो साइट अभी मिस ही हो जाती मेरे से अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर मुंडी नहीं घुमाता। तो भाई आपको याद होगी कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी HMS बाउंटी की। तो उस पे जितने भी लोग आए थे उन्होंने एक दूसरे को मार दिया था। और 1808 में जब दूसरा शिप यहाँ पे आया था तो तब तक एक ही बंदा जिंदा था और उसकी वाइफ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था जो उस शिप पे आए थे उनमें से, और लोगों के बच्चे वगैरह हो गए थे तो वो सब बच्चे भी जिंदा थे। अब उनका एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको बता के क्या ही करूँगा, मेरे को भी नहीं पता। तो जो उन लोगों में से जो बंदा जिंदा था आखिरी तक, उसका नाम था भाई जॉन एडम्स, जो 1808 में जिंदा मिला था यहाँ पे, ठीक है। और इसकी वाइफ, तो सिर्फ एक ही कब्र लोगों को पता है, वो थी जॉन एडम्स की, और वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके अलावा किसी बंदे की कब्र नहीं पता, मतलब जो उस शिप पे आए थे उनमें से। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। खैर कब्र का क्या देखना है, पर मतलब ये सब लोग विजिट करने आते हैं, एक टूरिस्ट साइट है ये। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं सब विजिट करके जाते हैं। तो एक टाइम पे यहाँ पे 200-250 बंदे भी हो गए थे और यहाँ पे ज़मीन कम पड़ रही थी, रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे। तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार से गुहार भी लगाई थी कि भाई हम बंदे ज़्यादा हो रहे हैं और रिसोर्सेज कम है। तो ब्रिटिश सरकार ने इनको ऑप्शन दिया था कि भाई तुम पिटकेन से मूव होके नॉर्फिक आइलैंड चले जाओ, जो कि ब्रिटिश के अंडर था। ये मतलब ये मान लो अब न्यूजीलैंड के आसपास है ये वाला आइलैंड, ओशियाना में। तो वहाँ पे सब लोगों को भेज दिया था, पर उसमें से काफ़ी सारे लोग पिटकेन वापस आ गए, उनका मन नहीं लगा, जो भी था उनको वापस आना था। तो वो लोग भाई वापस आ गए थे और फिर यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी, पर अब इतनी कम हो चुकी, सिर्फ 28 लोगों की पॉपुलेशन है अब यहाँ पे। तो बीच में बच्चे भी थे काफ़ी सारे, जो मैंने स्कूल में फ़ोटो वगैरह दिखाई। जो म्यूटिनियर्स थे, मतलब जो दगाबाज लोग थे जो HMS बाउंटी के साथ आए थे, उनके भी बच्चे हुए थे तहीशियन वुमेन के साथ। तो उनके भी बच्चे ज़िंदा थे जब 1808 में आए ना। पर जो एक बंदा ज़िंदा था उन सब लोगों में से, वो सिर्फ जॉन एडम्स था, जिसके नाम में एडम्स टाउन रखी गई है। तो ये जॉन एडम्स की कब्र है भाई, और ये वाइफ ऑफ जॉन एडम्स मैरी सौर मम्मी डाइड 1829 में, ये मरी थी। और ये किसकी है, इन सेक्रेड मेमोरी ऑफ डॉटर ऑफ जॉन एडम्स, ठीक है। तो भाई जो जॉन एडम्स की बेटी थी ना, वो पिटकेन में ही बॉर्न हुई थी 1800 के सन में, पर वो माइग्रेट कर गई थी नॉर्फिक आइलैंड, जैसे यहाँ पे लिखा है जो मैंने आपको बताया। 1856 में वो मूव कर गई थी। कौन से वेसल पे गई थी, मोरेशायर, पर वो रिटर्न कर गई पिटकेन, जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे लोग आ गए थे वापस। 7 साल बाद ही 1863 में वो रिटर्न कर गई थी ऑन द शिप SD किल्डा, और वो 27 अगस्त 1864 को, एक ही साल बाद उनकी भी डेथ हो गई। ये दोनों ग्रेव स्टोन तो लग रहे हैं कि मतलब काफ़ी मॉडर्न है, क्योंकि इसमें ग्रेविंग वो कर रखी है लोहारों वाली। पर ये जॉन एडम्स का ऐसा लग रहा है कि डाइड 65 ईयर्स, डाइड March 5, 1829, और 1829 में ही इनकी वाइफ की डेथ हुई थी। तो ये आखिरी बंदे बचे थे भाई, जो जब नया शिप आया तो ये मतलब आखिरी वो बचे थे। बच्चे तो सब लोगों के थे, तब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो ये इनकी कब्र बना रखी है भाई पूरी फैमिली की। तो अब आपको पता चल गया होगा इसको एडम्स टाउन क्यों कहते हैं। जॉन एडम्स के नाम पे ये एडम्स टाउन रखी गई है। पिटकेन आइलैंड में 4 आइलैंड है, पर सिर्फ एक ही आइलैंड पे लोग रहते हैं, जिस पे मैं घूमने लग रहा हूँ। आज का टूर यहीं समाप्त करते हैं। कल हम जाएंगे सेंट पॉल्स पूल में, और वो भी काफ़ी बड़ी वॉक है भाई। ड्रोन चार्ज करूँगा मैं जाके। 4 बज चुके हैं, मैं निकला था 12:40 पे, और 4-4:30 बज जाएंगे घर जाते जाते। तो कल भी आपको 1-2 चीज़ें और दिखाएंगे। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं भाई, पसीना हो गया, पानी भी ख़त्म हो गया। और इस बंदे का असली नाम ना अलेक्जेंडर स्मिथ था। अलेक्जेंडर स्मिथ, जब इन्होंने इस वाले शिप पे आए थे ना HMS बाउंटी पे, तो इसका नाम अलेक्जेंडर स्मिथ था। पर भाई लोग इसको पहचान ना ले इस नाम से, तो इसने अपना नाम जब 1808 में कैप्टन आए ना वो शिप लेके,
तो अपना नाम जॉन एडम्स बताया। तो भाई हेट करने से इनको फिर लव करने लग गए कि जॉन एडम्स ने यहाँ पे सब लोगों को, जो बच्चे थे उनको फार्मिंग वगैरह सब कुछ सिखाया था। क्या ही स्टोरी है यार इस पिटकेन आइलैंड की ना, मतलब कहाँ एक फल का पौधा लेने भेजा था ब्रेड फ्रूट का, और कहाँ ये लोग सेल करते करते पिटकेन आइलैंड पहुंच गए, जो आज भी पहुंचना मतलब 6 दिन लग जाते इंडिया से आने में, उस जमाने में आ गए थे ना वो लोग आते मेरे हिसाब से, और ना ही यहाँ पे कभी बसावट होती मेरे हिसाब से तो नहीं होती। और वो ठीक है, अब 28 जो लोग रह रखे हैं, जो मेरी होस्ट है उनके हस्बैंड की मम्मी हमारे आने से जस्ट 2 दिन पहले ही एक्सपायर हुई हैं। तो धीरे धीरे जितने भी एज लोग हैं वो एक्सपायर होते रहेंगे, और फिर पॉपुलेशन ये मान लो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि यंग लोग तो यहाँ पे एक भी नहीं रह रहा है, कोई भी बच्चा नहीं है। तो धीरे धीरे मेरे हिसाब से आने वाले 20 से 25 साल में यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। तो समुंदर में तो और देश बहुत बाद में डूबेंगे, यहाँ पे कोई नहीं होगा फिर भाई मेरे हिसाब से। भाई यहाँ पे एक अंकल जी आ रहे थे ना, आई एम जस्ट मेकिंग ए वीडियो, तो उन्होंने कहा लिफ्ट चाहिए, मैंने कहा भाई दे रहे हो तो दे दो। पहुँच ही गया था वैसे मैं, ये तोप रखी वो को यहाँ तक लिफ्ट दे दी थी, इनको नीचे जाना था, मेरा घर ऊपर था। और वहाँ पे आप देखोगे तो भाई 2-3 टूरिस्ट आए हुए हैं, देखो कोई लोकल तो मैप को खड़ा होके नहीं देखेगा, तो 2-3 टूरिस्ट आ रखे हैं, मेरे को तो ऊपर जाना है। तो मैंने पूछा भाई कोई शिप आ गया क्या, तो वो कहते शिप नहीं आया, यॉट आ रखी है एक। तो मेरे को लग रहा है कि ड्रोन फ्लाई करके यॉट देखनी चाहिए कितनी बड़ी आ रखी है। अगर यॉट है भाई छोटी, मतलब यॉट तो भाई फिर अमीर लोगों की होगी ना, तो बहुत अमीर होंगे मेरे हिसाब से, यॉट लेके आए हैं भाई इतना दूर, कहाँ से ही आ गए मतलब यॉट लेके। हाँ, जो ऊपर जब मैं हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा था ना, जो अनाउंसमेंट हो रही थी वो शायद उसी से हो रही थी कि भाई आप एंकर लगा सकते हो, यहाँ एंकर लगा लो, वहाँ एंकर लगा लो। तो मैं समझ तो गया था कि कोई शिप आ रहा है, पर क्रूज शिप तो नहीं था, वरना तो मेरी जो होस्ट है वो क्रूज शिप पे कुछ ना कुछ बेचने जाती। तो यॉट आ रखी है। आज है भाई मेरा डे 3 पिटकेन आइलैंड पे, और आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं। मैं नहाया धोया नहीं हूँ, 11 बजे चर्च जाना है, तो आके नहाएंगे। अभी हम जा रहे हैं इनके गार्डन्स देखने। तो फार्मिंग भी खुद करते हैं, जो सुबह सुबह मैं अंडे खाता हूँ, मुर्गियाँ भी इनके पास हैं जैसे मैंने दिखाया था। तो इस पे हम जाएंगे हिल के ऊपर, और मैं ट्राई करूँगा इसके पीछे पीछे ड्रोन उड़ाने की। यहाँ पे हम ड्राइव करके पहुँचे हैं इनके फार्म पे। इसके पीछे पीछे मैंने चलाने की कोशिश करी, पर अभी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, थोड़े ऊपर से शॉट लिया। अब जाते वक्त पीछे चलाने की कोशिश करूँगा मैं। तो ये इनके यहाँ पे भाई इन्होंने अलग अलग तरह के फल सब्जियाँ उगा रखी हैं, कुछ खुद यूज़ कर लेते हैं, कुछ बेच देते हैं जो लोग नहीं उगाते उनको। तो देखो हम कहाँ गए, यहाँ से समुंदर दिखने लग रहे हैं। ये हमारे जो कैरल है उनके हस्बैंड है JN कैरल, इन्होंने होस्ट कर रखा है मेरे को। पे इन्होंने वाटरमेलन तरबूज उगा रखे हैं। देखो इनके थोड़े अलग होते हैं, मतलब हर जगह के ना अपने अलग अलग होते हैं। 1 तरबूज, 2 तरबूज, 3, 4, 5, कई सारे हो रखे हैं भाई यहाँ पे। वो देखो वो पड़े, वहाँ देखो वो है ब्रेड फ्रूट का ट्री भाई, जो जिसके पीछे पूरी जंग छिड़ी थी ना, वो होता है भाई ब्रेड फ्रूट, और उसका पेड़ होता है। देखो कई सारे लटके हुए हैं, और एक और। तो ये इनका फार्म है। यहाँ पे इन्होंने कॉफ़ी भी उगा रखी है, मतलब फल फ्रूट सब्जी तो ठीक है, कॉफ़ी भी उगा रखी है, और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं लोग। तो भाई सब कुछ ही कर रखा है इन्होंने। ये है कॉफ़ी का पौधा।
सब लोग जा चुके हैं घर से, एल्बर्ट भी चला गया, वो तो बाहर ही घूमता रहता है। ये इनका घर है भाई, ये लिविंग रूम, अंदर काफ़ी बड़ा घर है। यहाँ से हम बाहर चलते हैं, इतना ही दिखाते हैं भाई किसी का पर्सनल घर। तो यहाँ पे इनके ATVs जो वो हैं 4x4 वाले, वो खड़े रहते हैं, और ये सारा गराज वगैरह है इनका। तो हर सैटरडे चर्च ओपन होता है और कुछ प्रेयर्स वगैरह होती होंगे, मेरे को पता नहीं है। तो चलते हैं, 10:44 हुए हैं, यहाँ से चर्च का रास्ता सिर्फ 2-3 मिनट की वॉकिंग है। तो मैं नहा धो के आ गया और फिर चर्च चलते हैं। फिर शायद थोड़ा सा लंच करूँगा। मैं ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हैवी करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि लंच में आ रही अपने हिसाब से चीज़ें बनाते हैं ना। ब्रेकफास्ट में अंडा ब्रेड मिल जाता है, वही ज़्यादा खा लेता हूँ मैं, ताकि लंच में अगर कुछ ना भी पसंद आए तो मेरा काम चल जाता है। अब क्या ही कह सकते हैं ना। तो चलते हैं यहाँ से 3-4 मिनट, और फिर वापस आके थोड़ा सा रेस्ट करके हम चलेंगे सेंट पॉल्स पूल। शायद एल्बर्ट जाएगा तो उसके वॉक कर लेंगे सेंट पॉल्स पूल तक। चलो भाई, मैंने फैसला करा है कि सेंट पॉल्स पूल में नहीं जाऊंगा। आज नहीं गया मैं, क्योंकि आज पूरे दिन धूप थी भाई, और इतनी धूप में मरते हुए जाना 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर वापस आना, मेरे को पर्सनली वर्थ इट नहीं लगा। एक पूल सा है जिसमें लहरें आती हैं और पानी भर जाता है और उसमें आप तैर सकते हो, पर ये कहते बड़े केयरफुल रहना, लहरें ज़्यादा आती हैं तो आप समुंदर में भी गिर सकते हो। तो मैंने कहा भाई नहीं जाना, इतना दूर जाने का मन नहीं था। 2 जगह अब हम जाएंगे, एक तो इनका पुलिस स्टेशन ही दिखाया, ठीक है, एक इनका हेल्थ सेंटर नहीं दिखाया मैंने, एक डाउन आइजैक्स करके जगह है जो बिल्कुल बीच पे पहुंच जाती है, वहाँ पे जाएंगे भाई, मस्त है, मतलब वो जगह मैंने वीडियो में देखा भी। और एक जगह है भाई जो एज नाम से है, और एज से क्या होता है, वहाँ से भाई लैंडिंग, जहाँ पे हमारी बोट आके रुकी थी ना, वो स्पॉट दिखता है, और वहाँ पे HMS बाउंटी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, मतलब मेमोरियल साइट बना रखी है। तो चलो 2 घंटे वॉक करके आते हैं, क्योंकि 5 बजे हमको यहाँ से जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे हमारा डिनर है। अरे पहले बता देते यार मेरे को ये लोग, तो मैं कल सेंट पॉल चला जाता और आज हाईएस्ट पॉइंट चला जाता, पर इन्होंने बताया ही नहीं। इन्होंने बोला कि भाई $70 लगेंगे अगर आपको पूरा आइलैंड का टूर चाहिए। तो मैंने कहा $70 नहीं दे रहा मैं, वैसे इतना खर्चा हो चुका। इस बोट में लोड करके लेके आते हैं भाई सब कुछ। ये पुरानी है, ये ओरिजिनल वाली लॉन्ग बोट है जो मतलब लोग यूज़ करते थे काफ़ी पहले सामान वामान लेके आने के लिए। यहाँ पे मेमोरियल की तरह सजा के रख रखी है ये मैं पहुँच गया हूँ भाई 2 मिनट की वॉक के बाद द एज पे। इसको एज क्यों कहते हैं? इसको एज कहते हैं क्योंकि यहाँ से मिलता है नज़ारा आपको लैंडिंग का, जहाँ पे हमारी बोट आके लगी थी, वहाँ इमिग्रेशन वगैरह हुआ था, सब कुछ वहाँ आके लगी थी। तो ये देखो, इसका नाम है, लैंडिंग कह देता है लोकल बंदा यहाँ का, वैसे इसका नाम है बाउंटी बे। यहीं पे जो HMS बाउंटी शिप हुआ था, यहाँ पे ही डॉक किया था, फिर यहीं पे इन्होंने डुबो दिया था। कहते हैं वहाँ कई HMS बाउंटी की रिमेन्स हैं, मतलब उसके टुकड़े जो बचे हुए हैं, तो वहाँ कहीं हैं, तो वहाँ पे डुबोया था शिप। वहाँ से वो लॉन्ग बोट, वहाँ पे जो हमको लेने आई थी ना, वहाँ पे वो लॉन्ग बोट स्टोर करते हैं और वहाँ से उसको समुंदर में डाल देते हैं। तो 2 बोट अभी भी खड़ी हुई दिख रही हैं, वो मैं आपको कल की वीडियो में जाते हुए दिखा दूंगा। अब इतना नीचे जाऊंगा, फिर ऊपर आऊँगा, और डाउन आइजैक्स भी जाना है अभी, तो वो मैं आपको कल दिखा दूंगा अगली वाली वीडियो में। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें लगा रखी हैं भाई HMS बाउंटी शिप के बारे में। तो ये वाले लोग थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग थे जिन्होंने बगावत करी थी शिप के ख़िलाफ़, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे और इस शिप पे इंग्लैंड से आए थे। ठीक है, 1790 में शिप आया था। जॉन एडम्स वही भाई जो लास्ट तक जिंदा थे, और फ्लेचर क्रिश्चियन थे जिन्होंने बगावत शुरू करी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं भाई मैं कि जो कैरल है, जो मेरी होस्ट है, जो लेडीज़ है कैरल, उनका पूरा नाम है कैरल क्रिश्चियन, और वो 6th जनरेशन है फ्लेचर क्रिश्चियन की जिन्होंने बगावत करी थी शिप के साथ। तो वो 6th जनरेशन है। अभी उनकी शादी जे से हो गई तो उनका सरनेम चेंज हो गया है, पर कैरल इनकी 6th जनरेशन है। जे हैं वो जो आखिरी में नाम लिखा है एडवर्ड यंग, उनकी 6th जनरेशन है। ठीक है, और ये तो मतलब इनके बच्चों के बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, तो मतलब 9वीं या 10वीं जनरेशन अभी चलने लग रही है। मैंने बताया था काफ़ी सारे तहीतियन वुमेन और मेन भी आए थे उस शिप पे, तो ये सारे उनके नाम है। ये वाला 2005 में बनाया था। ये वाला प्लेग आपको समझ में आएगा कि भाई
स्पिट हेड ये इंग्लैंड से निकला था 1787 में, टहीटी पहुंचा 1788 में, बगावत हुई 1789 में, पिटकेन पहुंचा 1790 में। फिर जो मैंने आपको कल नॉर्फिक आइलैंड का बताया था कि उनको ऑप्शन दिया था नॉर्फिक आइलैंड शिफ्ट हो जाओ, तो वो हुआ था 1856 में। अब जो पिटकेन आइलैंड्स का समूह है उसमें से एक आइलैंड दूसरी आइलैंड है। उस आइलैंड पे एक शिप था असाडिया, जो कि 1881 में आके भाई वहाँ पे फंस गया, स्टॉर्म की वजह से वो डूब गया, तो उसका एंकर यहाँ पे रख रखा है। ये आ गया भाई पुलिस स्टेशन पिटकेन आइलैंड का। अगर आप कोई ATV चलाने के लिए भाई लाइसेंस भी चाहिए ना, वो इस पुलिस स्टेशन से बनता है। ये पुलिस स्टेशन है पिटकेन आइलैंड का, वहाँ पे पुलिस ऑफिस लिखा है। अब भाई होस्ट से मैं पूरे दिन बात करता रहता हूँ, और तो क्या ही करेंगे, वॉक पे चले जाओ बात कर लो। तो उन्होंने बताया कि जो सिल्वर सपोर्टर है ना, ये सिर्फ UK की सरकार ने ख़रीद रखा है इन लोगों के लिए जो मतलब मेडिकल इमरजेंसी की वजह से या फिर घूमने जाना चाहते हैं, पिटकेन आइलैंड से बाहर जाना चाहते हैं। अगर सरकार नहीं देगी तो फिर ये कैसे ही जाएंगे, उन बोटों पे थोड़ी ना जाएंगे। तो कह रही कि सिल्वर सपोर्टर तो काफ़ी अच्छा शिप है, अंदर से लग्जरी है, ये है वो है। इससे पहले जो शिप था उसमें 10-10, 15-15 लोगों के लिए एक टॉयलेट होती थी। तो हमने बड़े कंप्लेंट करी सरकार को, UK की सरकार को, ऑब्वियसली बात है UK की टेरिटरी है ये, UK की सरकार को कंप्लेंट करी, भाई ये क्या शिप है, तुमने क्या मचा रखी है, ये नहीं, अच्छा शिप खरीदो। तो UK की सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए भाई एक शिप खरीदा नॉर्वे से, क्योंकि हमारी शिप पे आपने देखा होगा नॉर्वे का झंडा था। तो नॉर्वे से शिप खरीदा और फिर इस रूट पे लगाया। बस इस शिप का यही काम है पूरे साल, पिटकेन टू मैंग्रेवा, मैंग्रेवा टू पिटकेन, पिटकेन टू मैंग्रेवा, और हर 3 महीने में एक रूट लगाता है ये पिटकेन टू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड टू पिटकेन का। तो सोचो यार कि मतलब 30-35 लोगों के लिए एक सरकार ने इतना शिप खरीद दिया। ये सारा जो कंक्रीट का मटेरियल है, ये सारा सोलर पैनल खैर इनको चाइनीज़ किसी कंपनी ने डोनेट करे हैं। ये सब कुछ इनको तनख्वाह मिलने लग रही है। जो मेरे होस्ट है दोनों पेंशनर हैं, मतलब उन दोनों को UK की सरकार से पेंशन मिलती है। उन्होंने कोई सरकारी नौकरी नहीं करी अपनी ज़िंदगी में, बस पेंशन मिलती है क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि एक गवर्नमेंट कितना कर रही है अपने लोगों के लिए। जो इस आइलैंड पे सिर्फ 28 लोग रहते हैं। अगर यहाँ पे एक भी बच्चा आ जाएगा ना, एक भी बच्चा, उसके लिए एक टीचर भेजेंगे ये लोग। तो सोचो भाई, मतलब मैं तो सुन के ही हैरान था कि भाई क्या चल रहा है कि इतने लोगों के लिए इतनी केयरिंग, इतनी पक्की रोडें बना रखी हैं यहाँ पे इस आइलैंड पे। कम से कम भाई मेरे हिसाब से 15-20 किलोमीटर की रोडें तो होंगी, उसमें से पक्की मेरे हिसाब से 3 या 4 किलोमीटर की होंगी, और तो पक्की नहीं है। पर देख लो भाई, सरकार ने 28 लोगों के लिए एक शिप खरीद दिया, उसमें क्रू रखा है, कैप्टन रखा है, उसको तनख्वाह देने लग रहे हैं। और इन लोगों को अगर जाना है मैंग्रेवा तो 500 न्यूजीलैंड डॉलर देने पड़ते हैं, बताया था मैंने आपको। और अगर मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना पड़ता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई UK ने तो लूटा है और देशों को, इसलिए सब कर पा रहे हैं। चाहे लूटा ही हो, केयर तो कर रहे हैं भाई अपनी सिटीज़न की। वो लूटा खसूटी तो पूरी दुनिया में हुई है। पर ये तो भाई मैं जान के हैरान हो गया कि लोगों ने शिकायत करी तो इनको एक नया शिप मिल गया। पाथ जाता है भाई डाउन आइजैक्स के लिए। यहाँ से चलते हैं भाई नीचे, 25 मिनट की आने जाने की वॉक है, कर लेंगे आराम से। आ गया पिटकेन का हेल्थ सेंटर, वहाँ पे लिखा हुआ है पूरे आइलैंड पे 28 लोग हैं, उन लोगों के लिए एक स्पेशल डॉक्टर अपॉइंट करके UK की सरकार ने भेज रखा है। तो उसकी सैलरी वैलरी सारी UK की सरकार देती है। तो ये इनका पिटकेन हेल्थ सेंटर आ गया। हमको और नीचे जाना है। हाँ, तो जाने के लिए भाई पूरी सीढ़ियाँ टाइप बना रखी हैं, एक एक मतलब लकड़ी का फट्टा अटका रखा है। तो पूरा बीच तक जाना है नीचे। ऊपर आने में हालत तो पतली होएगी, पर चलो कोई नहीं। भाई पहुंच गए बीच पे। बीच नहीं है ये ऐसी वॉल्केनिक आइलैंड है ना, ये वॉल्केनो से बना है। वॉल्केनो समुंदर में से फटा तभी आइलैंड जाके बना था। तो वहाँ कहीं जाके थोड़ा ड्रोन उड़ा लेते हैं।
भाई नज़ारा काफ़ी अच्छा था और वेव्स भी काफ़ी ज़्यादा है भाई यहाँ पे। मतलब पूरे आइलैंड पे कोई बीच तो है ही नहीं, वॉल्केनिक आइलैंड है तो ऐसा ही है सब जगह। तो चलते हैं वापस। अब ऊपर जाने में, नीचे आने में तो लगे थे भाई 5 मिनट, ऊपर जाने में लगेंगे शायद 15 मिनट। और ड्रोन शॉट्स बताना कैसे लगे। अब चलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे जाना है हमको आज का डिनर करने। भाई कल एक बार आना मुश्किल हो गया था यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे, अब दूसरी बार आ गए। और यहाँ पे देखो लगभग ये मान लो आधे पिटकेन के लोग यहाँ पे जमा हो रखे हैं, इनकी पूरी फैमिली। और ये हमारी आखिरी दिन है, कल भी शाम को 4 बजे जाएंगे, मतलब 24 घंटे हैं अभी भी। सेकंड टाइम हाईएस्ट पॉइंट। चलो Flying or no? You're recording. या हेलो, हाउ इज योर डे गोइंग? Yeah, it's going all right. How about you? गुड गुड। सो ये तो भाई अभी 7 मोर डेज फॉर यू। ये देखो यहाँ पे सेटअप, कितने चेयर ले आए, पूरा आइलैंड ही लगभग यहाँ पे है। यहाँ खाना देखो भाई कितना लगा दिया, 1 घंटे में लगभग रात हो जाएगी। और यहाँ पे बाइक्स देखो भाई कितनी सारी हैं भाई, काफ़ी सारा वेजिटेरियन खाना है। देखो ये है, जैसे ये पास्ता बन गया, ये आपका वो हो गए फ्राइज, ये एक और पास्ता, 2 तरह के तो पास्ता ही हो गए। Yes, everything creamy. कैरल व्हाट इज दिस? Corn fritters. कॉर्न Corn fritters. दिस इज वेजिटेरियन? That's bread. It's just Well, yeah, it's got corn in it. oh, it's breadfruit. What? Yeah, that's conference. Where? Oh, but there's corn fritters. And What that's this? breadfruit. Breadfruit. Okay. Heard of that one? Okay. That's new. So that's You also didn't heard? Daryl no, it's तो ये देखो भाई, ये दिस इज फिश, and this is No, that's lamb. लैम्ब। ओके And that's what this is lamb. It should be creamy. ओके, दिस इज चिकन, दिस इज लैम्ब। सब लोग कह रहे हैं ये इंडियन राइस लग रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई लगने तो लग रहे हैं, मेरे को भी टेस्ट तो खैर स्पाइसी वाला नहीं होगा पर बिल्कुल इंडियन टाइप लग रहे हैं ये। खीरे, ये भाई आपका शायद टर्की या चिकन हो गया। और वो मेरी स्पाइसी वाली सॉस है जो कैरल ऊपर तक ले आई, मैंने तो बोला भी नहीं था, खुद ही लेके आ गई। ये पाइनएप्पल हो गए, नहीं I had to make that ये promise. ब्रेड फ्रूट है, ये मेरे को पाइनएप्पल जैसा लगा। ये सेटअप देखो भाई, This is a banana. ये मैं खाना लेके आ गया, इसमें सारे का सारा वेजिटेरियन है तो मेरा नॉन वेज खाने का ऐसे खास मन नहीं था। ये सब इस बेंच पे बैठ के खाएंगे भाई, मज़ेदार। तो जो मेरे जेन्युइन फॉलोवर्स हैं, पहले उनके लिए एक्सप्लेनेशन और फिर हेटर्स को अलग से रिप्लाई आखिरी के 1 मिनट में। तो आप कहोगे भाई कि क्या नवांकुर तू इतने पैसे नहीं कमा पा रहा यूट्यूब से कि तू ये सब ट्रिप्स भाई ये सब ट्रिप्स अफोर्ड कर सके। जी मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ कि मैं किसी भी कंट्री में आज की तारीख में जा सकता हूँ और मेरे को कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी 1 रुपए की भी, बल्कि मैं पैसे बचा भी लेता हूँ। ठीक है, जाके घूम के पैसे बचा भी लेता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, एक तरह से जॉब है ये और मैं जॉब कर रहा हूँ तो उसमें पैसे बचाने भी ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई 100 रुपये बैंक अकाउंट में आए तो 100 के 100 में खर्च कर दूँ। ठीक है, पिटकेन की ट्रिप भाई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बजट है। एक देखा जाता है भाई कितनी वीडियोस बनेंगी, यहाँ पे वीडियोस भी 2 ही 3 बनी हैं। एंटार्क्टिका में फिर भी 10 वीडियो बनी थी, खर्चा एंटार्क्टिका जितना, वीडियोस 2-3 बनी, और एंटार्क्टिका जितनी है वायरल भी नहीं होंगी। पर एक ये जगह है जो मैं सबको दिखाना चाहता था, खुद भी आना चाहता था। ऐसा नहीं है कि भाई सबको दिखाने के लिए मैं आ गया, घर तो नहीं लुटा सकता भाई मैं सबको दिखाने के लिए सब कुछ। बहुत सारी जगह हैं भाई जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। जो लोग ट्रिस्टन डिकूना कमेंट कर रहे थे, भाई ट्रिस्टन डिकूना भी जाने की कोशिश करूँगा मैं, सेंट हेलिना भी जाने की कोशिश करूँगा, फॉकलैंड आइलैंड भी जाने की कोशिश करूँगा। अभी एक और महंगी ट्रिप आगे आ रही है, उसके लिए मेरे को कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, वो मेरे को पता है मैं अपने पैसों से कर सकता हूँ। ठीक है, वो भी आपको बहुत बढ़िया लगी, एंटार्क्टिका लेवल की ट्रिप है भाई वो भी। ये ट्रिप्स होती हैं भाई, जो फॉरेन के यूट्यूबर्स होते हैं ना भाई, वो ईजिली ये ट्रिप्स अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि भाई उनका जो यूट्यूब का रेवेन्यू होता है ना, वो हमसे सेम व्यूज़ पे 10 गुना होता है। उनके लिए कुछ भी नहीं है ट्रिप। अगर ये ट्रिप भाई जितना आ रखा है इससे 10 गुना कम में मेरे से हो रही होती, मतलब अगर $5000 खर्च हुए होंगे तो मान लो $500 में हो रखी होती, तो मेरे को मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। एक तो इंडिया की इनकम कम है और ऊपर से ये ट्रिप महंगी है। तो अगर आप सपोर्ट कर सकते हो, मान लो 5 लाख रुपए खर्च हैं, तो अगर मान लो 2.5-3 लाख भी अगर आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया, मान लो 1-1.5 लाख अगर वीडियो से आ गए, 2.5 लाख उससे आ गए, तो 1 लाख का लॉस में झेलने के लिए फिर भी तैयार हूँ कि भाई चलो इस ट्रिप पे आ गया, मैं पूरा स्पॉन्सर नहीं भी हो पाया, 1 लाख का लॉस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1 लाख का लॉस नहीं है सिर्फ भाई, मैंने यहाँ पे आने जाने में 15 दिन अपने बिताए भी, जिसमें मैं और वीडियोस बना सकता था और उन वीडियो से अर्न कर सकता था और उस वीडियो से सेविंग भी हो जाती मेरी। पर यहाँ पे लॉस में आके 15 दिन अपने निकाल के मैं आ रहा हूँ, आपको भी कुछ देखने को मिल रहा है। आप कहोगे भाई हम एड्स तो देख ही रहे हैं, सही बात है भाई, आपके एड्स तो आप देख रहे हो, एड्स तो भाई आप टीवी पे भी देखने लग रहे हो, और आप सब्सक्रिप्शन आप
टाटा स्काई वगैरह की जो भी ले रखी है आपने, उसके पैसे तो दे ही रहे हो ना, सब्सक्रिप्शन के भी दे रहे हो और ऐड तो आप वहाँ पे भी देख रहे हो। मूवी देखने जाते हो, मूवी से पहले दुनिया भर के ऐड चलाते हैं, इंटरमिशन में ऐड चलाते हैं, मूवी के पैसे भी दे रहे हो। तो यहाँ पे तो आप सिर्फ एड्स ही देख रहे हो और आज तक आपने 142 कंट्रीज इंजॉय करी हैं। तो मेरे हिसाब से अगर साल में अगर आप किसी बंदे को 100, 200, 500 रुपये दे दोगे और वो आपके लिए कंटेंट ऐसा अगर आपको लग रहा है, क्योंकि मैंने इस बार सोचा कि भाई जब पूरी ट्रिप खत्म हो जाएगी ना मेरी, तब मैं सपोर्ट मांगूंगा, वरना मैं नहीं मांगूंगा, पहले बिल्कुल नहीं मांगूंगा जैसे एंटार्क्टिका में, क्योंकि उस टाइम इतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि भाई मैं बाद में सपोर्ट मांगूँ, ठीक है। तो लोग सोचेंगे अब तो इसने कर ली ट्रिप, ना भी करे सपोर्ट तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक बात है वो, ठीक है, हो गए, मेरे तो पैसे खर्च हो चुके हैं, ठीक है। आगे से फिर वही मतलब ऐसी कोई ट्रिप मेरी करने की हिम्मत नहीं होगी। ये हिम्मत मेरी इसलिए ही हुई है क्योंकि भाई एंटार्क्टिका में आपने इतना सपोर्ट कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट नहीं हुआ, लोग कहेंगे भाई छोड़ना, घूम तो आए, क्या इसको सपोर्ट करना, तो आगे से फिर हिम्मत नहीं रहेगी। फिर मैं आगे से कैलकुलेशन बिठाया करूँगा कि भाई इतने रुपए खर्च हो रहे हैं, इतनी वीडियोस बनेंगी, इतने पैसे रिकवर होंगे, तो जाने का फ़ायदा नहीं, छोड़ना, लोगों को क्या दिखाना। और भाई बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मान लो इस वीडियो पे 2 लाख 3 लाख व्यू आ गए तो सब लोग 1 रुपया देंगे, तो भाई जो डोनेट करते हैं 1 रुपया कि भाई नवांकुर भाई को तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। भाई मैंने एंटार्क्टिका वाले में अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट लगा दी थी, केवल और केवल ये मान लो 2-2.5 हज़ार लोगों ने डोनेशन दी थी, उसमें से भी 1500 लोग थे जिन्होंने 1 रुपया दिया था। भाई 1 रुपये से कुछ भी नहीं होता है, 1 रुपया 10 रुपये इनसे कुछ भी नहीं होता। आप लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, साल में 365 दिन है, हर तीसरे दिन में वीडियो डाल देता हूँ, 120 वीडियोस का आप ही मोल निकाल लो भाई कितना हो सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं तभी करता हूँ फंड रेजिंग जब मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रिप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बजट जा रही है और मेरे को इसमें सब्सक्राइबर की सपोर्ट की ज़रूरत है। अब मेरा जवाब भाई अपने हेटर्स को, भाई तू यहाँ तक पहुँच चुका है इस वीडियो में, यहाँ तक तुम लोग देख चुके, 1 घंटा बैठ के मेरी वीडियो देख ली तुमने, तुमको पता है कि मैंने पहले भी सपोर्ट मांग रखा है, एंटार्क्टिका में, ट्रेन जर्नी में सपोर्ट मांग रखा है, तुमको सब चीज़ पता है मेरे बारे में, सारी वीडियो तुम A to Z बैठ के देखते हो और फिर कमेंट कर जाते हो अरे वो तेरे से अच्छी वीडियो बनाता है और वो तो सपोर्ट भी नहीं मांगता, पैसे भी नहीं मांगता, ये वो है ना। भाई तुमको इतनी दिक्कत है मेरे से, इतनी बेकार लगती है वीडियो, तो फिर भी तुम आके देख रहे हो। मैं बताऊं क्यों देख रहे हो तुम आके, क्योंकि जितनी कंट्रीज मैंने दिखाई है ना, जितनी रिमोट डेस्टिनेशंस मैंने दिखाई हैं, स्वालबार्ड हो गया, पिटकेन हो गया, एंटार्क्टिका हो गया, और पता नहीं अनगिनत कितनी डेस्टिनेशन ऐसी होंगी जो अभी तक कोई इंडियन यूट्यूबर विजिट भी नहीं करा है, वो आपको उनके चैनल पे मिल नहीं रही है। और सारे कंटेंट क्रिएटर्स भाग रहे हैं, बहुत सारे जिनके तुम नाम लिखोगे, वो सिर्फ भाग रहे हैं व्यूज़ के पीछे, ठीक है, कि भाई चलो वापस से चाइना चलते हैं, व्यूज़ आएंगे, भाई अब इस देश में ये हो गया, इस देश में चलते हैं, व्यू आएंगे, इस देश में दंगे हो गए, इस देश में वॉर हो गई, इस देश में चलते हैं, व्यूज़ आएंगे। मैं कभी भी व्यूज़ के पीछे नहीं भागा, मैंने हर कंट्री का सोचा है, चाहे पैसिफिक में कितना ही खर्चा हुआ, कैरिबियन में कितना ही खर्चा हुआ, उनमें व्यूज़ नहीं आने थे, मेरे को पता था, पर फिर भी मैं गया। और तुम लोगों को वो कंटेंट देखने को सिर्फ मेरे चैनल पे मिलता है, इसलिए तुम यहाँ पे आते हो और फिर लिख देते हो कि भाई वो अच्छी वीडियो बना। अरे तो जाके देखो ना, आज ही छोड़ दो मेरा चैनल देखना, आज ही, पर तुम लौट के ज़रूर आओगे, क्योंकि और लोग सारा वही घिसा पिटा कंटेंट बनाते रहेंगे, सेम कंट्रीज़ वापस रिपीट करते रहेंगे। मैंने भी करी है, पर 142 कंट्रीज़ करी हैं और सारी कर दूंगा मैं 2 साल में, तो तुम आओगे देखने, क्योंकि वो कंट्रीज़ वो लोग कभी नहीं जा पाएंगे। पिटकेन तो बहुत दूर की बात है भाई, मतलब वो सपने में भी नहीं जा सकते जिनका तुम नाम लिखोगे, ठीक है ना, वो सपने में भी नहीं जा सकते पिटकेन आइलैंड। और अगर 5-10 साल तक आगे तक कोई चला जाए ना तो मेरे को बता देना, ठीक है। अभी चैलेंज के बाद क्या पता कुछ चला जाए तो चला जाए, पर देखूंगा फिर भी। अभी तक कोई एंटार्क्टिका ही नहीं गया यूट्यूब से अपने पैसों से, जैसे मैंने समझाया, बिना कंपनी के स्पॉन्सर से। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और जब मेरे को लगेगा कि भाई एनफ डोनेशन आ चुकी है और वीडियो से भी पैसे रिकवर हो गए, ऑलमोस्ट इक्वल सा हो जाएगा या फिर थोड़ा सा कम रह जाएगा, मैं इस पार्ट को टोटली रिमूव भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे को भाई अपने बैंक का खजाना नहीं भरना है डोनेशन से बिल्कुल भी। बस मेरे को इतना चाहिए कि ट्रिप के पैसे आ जाएं या फिर ट्रिप से थोड़े कम आ जाएं, कि मैं आगे भी ऐसी जर्नी करके आपको दिखा सकूँ। और लोग नहीं करेंगे, और लोग शर्माते भी हैं कि सपोर्ट मांगेंगे तो लोग हमको भिखारी कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे। भाई मेरे को नहीं इस चीज़ से कोई भी शर्म है, और अगर मेरे सब्सक्राइबर सपोर्ट करते हैं तो क्यों नहीं भाई, अगली बार और इससे भी ज़्यादा रिमोट डेस्टिनेशन